हेलो, नमस्ते साथियों। आज हम कक्षा 9 की प्रश्नावली 9.3 जो है उसका पार्ट नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। हमने इससे पहले पार्ट नंबर 1 में 1 से 7 तक के क्वेश्चनों की बात कर ली थी। यहाँ 7 से आगे के क्वेश्चनों की हम बात कर रहे हैं। तो 8वां क्वेश्चन में इस प्रकार से दिया गया है कि यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं, अब हमें समलंब चतुर्भुज की परिभाषा हमें पता होना चाहिए कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक युग्म समांतर हो वो समलंब होता है। तो एक समलंब चतुर्भुज है जिसकी जो असमांतर भुजाएं, यानी एक युग्म तो समांतर होगा, जो असमांतर भुजाएं हैं वो बराबर माप की है। तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। अब हमें चक्रीय की भी परिभाषा या विशेषता पता होनी चाहिए, तब हम इसको हल कर पाएंगे। तो चक्रीय की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने के कोणों का युग्म, आमने सामने के कोण संपूरक होते हैं, सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, या आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, वो क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो इस प्रश्न में जो बात दी गई है वो हमने आकृति के रूप में बना ली कि यहाँ क्या दिया गया है, एक चतुर्भुज दिया गया है जिसको हमने ABCD नाम से एक चतुर्भुज बना लिया, ABCD। एक ऐसा समलंब चतुर्भुज है, इस प्रश्न के अनुसार एक ऐसा समलंब चतुर्भुज है। ये जो ABCD नाम प्रश्न में नहीं, हमने अपनी तरफ से ले लिया। ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसमें AB और CD जो भुजाएं, AB और CD जो भुजाएं असमांतर है वो भुजाएं क्या है? बराबर है। असमांतर भुजाएं क्या है? बराबर है। और AD और BC ये दोनों क्या है? समांतर है। ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक चतुर्भुज है जिसको हमने ABCD माना है, वो समलंब है। उसमें यह है कि असमांतर भुजाएं बराबर है तथा समांतर भुजाओं का जोड़ा एक ABC और AD है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो हमने चतुर्भुज बनाया है ABCD, ये एक चक्रीय चतुर्भुज है क्या? चक्रीय मतलब एक ऐसा चतुर्भुज है क्या जिसमें सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए या सम्मुख कोण संपर्क हो जाए। तो इसके लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। हमने जो प्रश्न के अनुसार आकृति बनाई है वो यहां से आपको रेड कलर में दिख रही है, वो आकृति ऐसी। अब ये काम हमें रचना के तौर पे करना होगा। हम रचना क्या करेंगे? हम जो AD लाइन को आगे बढ़ाएंगे तथा C से होते हुए BA के समांतर एक रेखा खींचेंगे जो AD को E पर प्रतिच्छेदित करेगी। उससे हमें क्या मिलेगा? एक ABCE एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा। ABCE एक समांतर चतुर्भुज प्राप्त हो जाएगा और एक हमें CDE एक त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। इस समांतर चतुर्भुज और इस त्रिभुज के माध्यम से हम ये बात सिद्ध करेंगे कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम रचना क्या कर रहे हैं? रचना ये कर रहे हैं कि AD को आगे बढ़ाया तथा C से होते हुए BA के समांतर एक रेखा खींची जो AD को E पर प्रतिच्छेदित करती है। तो ये होने के बाद, ये रचना कर लेने के बाद हमें जो एक त्रिभुज और चतुर्भुज मिलेगा, वो त्रिभुज और चतुर्भुज कैसा होगा? ये हमें एक नया चतुर्भुज मिल गया ABCE। ये एक समांतर चतुर्भुज हो गया क्योंकि ये भुजाएं तो आपस में समांतर थी, पहले से दिया हुआ था, और ये भुजाएं भी आपस में समानांतर हो गई। कौन सी? BA और CE, क्योंकि हमने इस प्रकार की रचना की है। कौन सी? BA के समानांतर एक रेखा खींची है जो C से होती हुई इस पर प्रतिच्छेदित कर रही है। अब देखिए हमें क्या करना है। हम इन कोणों को अगर नाम दे दें तो कैसा रहता है? देखिए, इस कोण को हम नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इस C वाले को 3, इस B वाले अंदर वाले को 4, इसको 5 और इसको 6 नाम दे देते हैं। उसे अब देखिए क्या होगा। यहां जो चतुर्भुज बना है चतुर्भुज ABCE समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? AB बराबर किसके होगी? CE के बराबर होगी ना। A से B लाइन, ये C से E लाइन के बराबर होगी। तथा ये जो AB लाइन है ना, AB लाइन और CD लाइन बराबर दी हुई थी।
ए बी और सी डी दोनों बराबर ऐसी दिया गया था, ऐसा हमें दिया गया था, और ये समांतर चतुर्भुज हो जाने के कारण ए बी और सी ई दोनों बराबर रचना से हमें प्राप्त हो गई। अब देखिए इन दोनों को अगर हम देखें, इन दोनों को देखें, ए बी किसके बराबर है, सी ई के बराबर भी है और ए बी सी डी के बराबर ही है। अतः सी ई किसके बराबर हो जाएगा, सी डी के बराबर हो जाएगा। यानी सी ई किसके बराबर है, ये सी ई लाइन है वो सी डी के बराबर है, यानी ये तीनों लाइन है, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो ये दोनों आपस में बराबर। अतः सी डी बराबर सी ई हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, जो हमें मिला है सी डी ई, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में दो भुजाएं बराबर हैं। कौन कौन सी, यही सी ई बराबर सी डी, ये इस त्रिभुज की भुजाएं थी, ये दोनों बराबर थी, तो इनका सम्मुख कोण भी बराबर होगा। मतलब जो सी ई यानी किसी भी समद्विबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं का समान भुजाओं का सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि सी ई का सम्मुख कोण कौन सा है, कोण नंबर 5। कोण नंबर 5 किसके बराबर होगा, सी डी के सम्मुख कोण कोण नंबर 6 के बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, हमने बोला है कि किसी भी त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये समान भुजाएं हैं ऊपर वाली, तो ये सम्मुख कोण भी दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए इसी चतुर्भुज के माध्यम से हम एक बात और लिख सकते हैं कि कोण नंबर 2 जो है ना, वो कोण नंबर 6 के बराबर है। कोण नंबर 2 किसके बराबर है, कोण नंबर 6 के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। अब कौन से समांतर चतुर्भुज के हैं आप बताइए, इसके ए बी सी ई के सम्मुख कोण है ये, और ये दोनों कोण, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यहां अब हम इन दोनों बातों को अगर एक समीकरण के रूप में ले लें, जैसे 5 नंबर कोण भी 6 नंबर के बराबर है, 2 नंबर भी 6 नंबर के बराबर है, इसका मतलब कोण नंबर 5 और कोण नंबर 6, इसको अगर हम 1 नंबर लें, इसको 2 नंबर लें, तो हम ऐसे लिखेंगे, इक्वेशन मतलब समीकरण 1 तथा इक्वेशन मतलब समीकरण 2 से हम इन दोनों बातों से लिख सकते हैं कि कोण नंबर 5 और कोण नंबर 2 क्या है, बराबर है। कोण 5 किसके बराबर है, कोण नंबर 2 के बराबर है। कोण नंबर 5 तथा कोण नंबर 2 कैसे हैं, बराबर कोण है। क्यों है, क्योंकि 5 वाला भी 6 के बराबर है, इस त्रिभुज को देखें तो 2 वाला भी 6 के बराबर है, इस चतुर्भुज को देखें तो। इसका मतलब ये 2 वाला भी 6 के बराबर, 5 वाला भी 6 के बराबर, इसका मतलब 5 और 6 दोनों बराबर, 2 और 5 दोनों बराबर हो जाएंगे। अब देखिए एक नई बात और हम लिख देते हैं, इसको समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। कोण नंबर 4 प्लस कोण नंबर 5 है ना, उनका योग 180 डिग्री आएगा, क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण है, रेखिक युग्म कोण है या रेखिक कोण युग्म है, कोणों का युग्म है या युग्म है कोणों का, एक ही बात है। अब देखिए कोण नंबर 4 और 5 जुड़ के कितना आता है, 180। तो अगर हम समीकरण 2 से नहीं, समीकरण 3 से अगर 5 को हम 2 के बराबर मान रहे थे, 5 बराबर 2 है, तो कोण नंबर 4 में जो 5 जुड़ रहा है ना, वहां पे हम कोण नंबर 2 जोड़ देंगे, कोण नंबर, तो ये कोण 2 और 4 और 2 जुड़ के अगर 180 आए, तो हम कह सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी के सम्मुख कोणों का एक युग्म संपूरक है, अतः ए बी सी डी एक
चक्रीय चतुर्भुज है। इस बात को आप समझ गए होंगे, इसको आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अगर आपको कुछ कम समझ में आया है तो यहाँ से आपको दोबारा देखना होगा, दोबारा देख सकते हैं, रचना को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, इसको लिख लीजिए। अब देखिए इसको थोड़ा क्विक रिवाइज कर ले, रिपीट करके रिवर्स। तो देखो क्या है, क्या किया हमने, 4 और 5 एक रेखीय क्यूब वाले कोण थे तो ये 180 होता है। 5 और 6 इस त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण थे तो 5 और 6 बराबर है। 6 और 2 इस चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के समूह कोण थे तो ये दोनों बराबर थे। वास्तव में क्या करना था, इन दोनों को समूह कोणों को 180 बताना था। तो हम 2 को 6 के बराबर लिख सकते हैं, 6 को 5 के बराबर लिख सकते हैं। तो 4 और 5 जुड़ के अगर 180 होता है, चाहे 5 की जगह 6 लिख दो, चाहे 5 की जगह 2 लिख दो, दोनों क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये दोनों कोण जुड़ के 180 आए, तो इनका जो रूप होगा वो एक चक्रीय चतुर्भुज के तौर पे होगा। अगला क्वेश्चन हमें 9 नंबर दिया गया है कि 2 वृत्त, ये अपने वृत्त बने हुए हैं, बिंदु B और C पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। ये वृत्त बड़े वाला और छोटे वाला, इसको अगर हम बड़े वाले को वृत्त 1 1 नंबर और इसको वृत्त 2 यानी 2 नंबर अगर मान लेते हैं तो ये दोनों B और C पर क्या कर रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं। B से जाने वाले 2 रेखाखंड, इस B बिंदु से जाने वाले 2 रेखाखंड ABD ये एक रेखाखंड है जो B से होते हुए जाता है। AD रेखाखंड है जो B से होते हुए जाता है, और PQ रेखाखंड है वो भी B से होते हुए जाता है। तो PBQ ये रेखाखंड वृत्तों को AD, इस वृत्त को A और इसको D तथा और PQ यानी पहले वृत्त को P दूसरे वृत्त को Q पर क्रमशः प्रतिच्छेदित करता है। क्रमशः मतलब पहले AD का मतलब पहले वाले में A दूसरे वाले में D, PQ का मतलब पहले में P दूसरे में Q करते हुए खींचे गए, इस प्रकार से खींचे गए। आकृति हालांकि किताब से हूबहू नहीं है, इसका बिंदु A यहाँ पे लिया गया है। इस वृत्त को थोड़ा इधर खिसकाएंगे तो ये आकृति हूबहू बन जाएगी। यहाँ वृत्त थोड़ा सा ज्यादा एक दूसरे के ऊपर प्रतिच्छेदित हुए हैं तो ये आकृति थोड़ा सा रूप परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो कंसेप्ट है वो हूबहू किताब वाले कंसेप्ट का ही यहाँ पे काम आने वाला है। आकृति 9.27, ये 9.27 आकृति है। सिद्ध कीजिए कि कोण ACP कोण कौन सा है, ACP ये वाला कोण, ये कोण QC और D इस कोण के बराबर है। इन दोनों कोणों को क्या करना है, बराबर हमें बताना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन अगर देखें तो आसान है, देखने में ऐसे लग रहा होगा कि कठिन, ये जटिल आकृति बनी हुई है, लेकिन अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ये छोटा सा ही क्वेश्चन है, इसका उत्तर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और न ही ज्यादा कठिन है। वृत्त 1 में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसको हल करने के क्रम में 1 नंबर वृत्त में देखिए, जो AP चाप है ना, AP चाप द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने कोण है ACP एंड ABP। वृत्त 1 में कोण ACP है, उतना ही इसमें कोण ABP है। क्यों है, क्योंकि वृत्त 1 में ही चल रहा है। वृत्त 1 में एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, एक ही वृत्तखंड के कोण, एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस वृत्तखंड में जैसे अगर इसको हम मिला दें तो ये नीचे जो वृत्तखंड रहा, ऊपर जो वृत्तखंड है ना पूरा, इस वृत्तखंड में देखो ACP और ABP ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। ये समीकरण नंबर हम 1 ले लेते हैं। 2 नंबर बात देखिए, इसको हम समीकरण नंबर 1 यहां पे लिख लेते हैं। अब देखिए ये PABP कोण है ना, कोण ABP कोण, वो इसके QBD के बराबर है। कोण QBD के बराबर है। इसका कारण लिखने से आपको पता चल जाएगा कि ये वर्टिकली ऑपोजिट शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख
मुख कोण और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। कौन से कोण, ABP और QBD, ये वाला कोण इसके बराबर होगा। ये 2 नंबर बात हम दे देते हैं शीर्षाभिमुख कोण बराबर होने के कारण। अब जिस प्रकार से वृत्त 1 में हमने काम किया था वही काम वृत्त 2 में करते हैं। वृत्त 2 में देखिए क्या है, बड़ा वृत्त है ये तो जो वृत्त नंबर 1 था वो अपना बड़ा था जिसको 1 नंबर माना था। यहां पे हम छोटा नाम लिख सकते हैं और वृत्त 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें देखो कि अगर हम QD को जीवा माने तो नीचे वाला ये इधर वाला जो लघु खंड बन रहा है और ये ऊपर वाला जो दीर्घ खंड बन रहा है, इन दोनों खंडों में बनने वाले कोण जैसे QBD और QCD दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। कोण जो QBD है ना, QBD उसके बराबर ही कोण होगा कौन सा, QCD, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण। और कुछ मत देखो, इस वृत्त को देखो, इस वृत्त में जो बनने वाले कोण है वो क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे ये ऐसे बन रहा है और ये ऐसे बन रहा है C पर। QBD यहां वाला कोण QCD के बराबर होगा। बराबर किसके होगा, QCD, क्योंकि एक ही वृत्तखंड के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो इसको अगर हम नंबर दे देते हैं समीकरण को 3, तो तीनों समीकरणों को एक साथ हम देखते हैं होता क्या है। यहां देखिए ACP बराबर है ABP के, ABP बराबर है QBD के, QBD बराबर है QCD के। इसका मतलब जो हमें सिद्ध करना था, ये इसके बराबर, इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये, इसका मतलब आपस में सारे बराबर है। राम श्याम मोहन, राम के बराबर श्याम, श्याम के बराबर मोहन, मोहन के बराबर कृष्ण। तो राम और कृष्ण आपस में बराबर हो जाएंगे ना, वही कहानी है। यहां क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 1 व 1, 2 एंड 3 से इन तीनों को देखो। कोण ACP 1 नंबर में दिया गया, ACP बराबर कोण ABP। 2 नंबर में ABP के बराबर, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड के कोण थे, ABP के बराबर कोण QBD आया, क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। और QBD के बराबर QCD आया, क्योंकि वृत्त 2 में एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। इसका मतलब ये चारों अगर बराबर है आपस में तो कोण ACP बराबर नहीं होगा क्या, कोण QCD के। यही हमें सिद्ध करना था। सिद्ध करने के लिए हम HP लिख सकते हैं, हेंस प्रूव। यहां इसको हम प्रूव कर चुके हैं। आसानी था, ज्यादा कठिन इसमें नहीं है। वृत्तखंड और शीर्षाभिमुख कोणों के बारे में बात करते हुए इसको हल कर पाए हैं। कॉपी में नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को व्यास मानकर वृत्त खींचे जाएं तो सिद्ध कीजिए कि इन वृत्तों का प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित होता है। यहां क्या दिया गया है वो हमने आकृति भी बना ली है और जो दिया गया है वो लिख भी लिया है कि एक त्रिभुज है ABC, इनकी 2 भुजाएं जैसे मान लो AB और BC पर। AB को व्यास मानकर एक वृत्त 1 खींचा गया बड़े वाला, इसको वृत्त 1 नाम दिया, जिसका केंद्र O मान लिया, तथा BC को व्यास मानकर एक वृत्त 2 खींचा गया है जिसका केंद्र हमने O' मान लिया। क्या ये दोनों जहां पे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, बिंदु D मान लिया, इसको D बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, इस D बिंदु हमें सिद्ध करना है क्या इस लाइन पे है क्या, ऐसी लाइन पे। शेष भुजा कौन सी बच गई, AB को तो हमने व्यास मान लिया, BC को भी व्यास मान लिया, तो शेष भुजा कौन सी है, AC। तो ये प्रतिच्छेदन बिंदु इस शेष भुजा अर्थात AC पर उपलब्ध या उपस्थित या है क्या, यहाँ पे D बिंदु जो है वो AC पर है क्या, ये ऐसा सिद्ध करना है कि प्रतिच्छेद बिंदु तीसरी भुजा पर स्थित है। ऐसा आप सिद्ध करके
बताओ। तो यहाँ क्या दिया गया, देखो प्रश्न में से दिया गया था कि कोई त्रिभुज जिसको हमने एबीसी मान लिया, तो एबीसी की दो भुजाओं पर, जिसको हमने एबी और बीसी पर दो वृत्त क्रमशः, पहला वृत्त हमने लिखा वो तो ओ केंद्र वाला, तथा दूसरा जो हमने बीसी पर जो वृत्त बनाया वो ओ डैश केंद्र वाला बनाए हैं हमने, जो बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करते हैं, बिंदु डी पर प्रतिच्छेदित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक रचना करेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। कुछ प्रश्न में दिया गया है और कुछ हम अपनी तरफ से इसमें ड्रॉ करेंगे। क्या ड्रॉ करेंगे, बी को डी से मिलाएंगे। क्या करेंगे, बी को डी से मिलाएंगे। बी वास्तव में एक प्रतिच्छेद बिंदु ही है, बिंदु बी को डी से मिलाया, बिंदु बी को डी से मिलाया। अब हम यहां अब वो बात लिख लेते हैं जो हमें सिद्ध करनी है। हमें सिद्ध क्या करना है इसमें, ये एडीसी जब एक रेखा सिद्ध कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये डी बिंदु सी पर ही, ये ए सी पर ही है। क्यों, क्योंकि ए से डी तक आओ, मान लो डी यहां ना होगा, अगर यहां है तो ए से डी आने और डी से सी आने पर अगर एक सीधी लाइन बन रही है तो ए से सी वाली सीधी लाइन जो है वो इस त्रिभुज की ही तो लाइन है। तो ये सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले उत्पत्ति में वृत्त एक जो कि कैसा है, बड़े वृत्त एक में, बड़े वृत्त एक में देखो, हम यहां पे पहले भी प्रमेय लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। एक प्रमेय काम में आएगी कि किसी भी जीवा द्वारा या चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, किसी भी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष भाग पर अंतरित कोण का दुगुना होता है, वो प्रमेय यहाँ पे हम काम में लेंगे। तो वृत्त एक में हम यहां एक हम ले लेते हैं ए डी, ये जो कोण है ए बी चाप, ए बी चाप ए बी द्वारा अंतरित कोण। अब चाप ए बी द्वारा अंतरित कोण कौन सा, एक तो केंद्र पर तो है कोण ए ओ बी, और शेष भाग पर अगर इस चाप को हम ले रहे हैं, इस चाप को, तो शेष भाग पर कौन सा है, ए बी द्वारा। एक तो ए ओ बी केंद्र पर बन रहे हैं और एक ए डी बी, ए डी बी जो है वो शेष भाग में बन रहा है। तो शेष भाग पर बनने वाला कोण क्या होता है, दुगुना होता है। शेष भाग पर बनने वाले कोण से दुगुना होता है कौन सा, केंद्र पर बनने वाले कोण का मान। तो ये आ गया। ये हम अब किस प्रमेय के आधार पर लिख रहे हैं वो हम यहाँ पे बता देते हैं। तो ए ओ बी जो केंद्र पर अंतरित कोण है ना, वो ए डी बी यानी शेष भाग पर अंतरित कोण से दुगुना हो गया। अब देखिए ए ओ बी की जगह हम लिख देते हैं 180 डिग्री। ए ओ बी की जगह क्या लिख देंगे, 180 डिग्री। क्यों लिख देंगे, इसको 2 गुणा ए डी बी रख देते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि ए ओ बी कोण ए ओ बी क्या है, वृत्त 1 का व्यास है, और व्यास पर कितने डिग्री का कोण बनता है, एक व्यास मतलब एक सीधी रेखा है, ए ओ बी वृत्त 1 का व्यास है मतलब एक सीधी रेखा है, सीधी रेखा है तो ये बनने वाला कोण कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो जो कोण ए डी बी का मान आएगा ना वो आ जाएगा 180 डिग्री बटा 2। हम यहाँ पे काटें तो बनता है 90 डिग्री। तो कोण ए डी बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ए डी बी बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। एक नंबर बात हमने यहाँ ये लिख दी कि कोण ए डी बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये की ये बात एक प्रमेय द्वारा और वृत्त के व्यास द्वारा बनने वाले कोणों के माध्यम से सेम टू सेम छोटे वृत्त के लिए हम इसको हल करते हैं। छोटे वृत्त 2, छोटे वृत्त लिख दो या छोटे वृत्त, और हमने माना है 2 नंबर में, छोटे वृत्त नंबर 2 में
कौन सी जीवा द्वारा चाप बन रहे हैं? चाप हम लेंगे ये ए बी सी चाप द्वारा, बी सी चाप द्वारा अंतरित कोण। अब चाप द्वारा अंतरित कोण कौन कौन से? एक तो केंद्र पर अंतरित कोण है, एक शेष भाग पर अंतरित कोण है। तो केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? कोण बी ओ डैश सी बराबर शेष भाग पर अंतरित कोण कौन सा है? बी डी सी। इस शेष भाग पर अंतरित कोण का क्या होता है? दुगुना होता है ना। तो चाप द्वारा केंद्र तथा शेष भाग पर अंतरित कोण ऐसे ही होते हैं कि केंद्र वाला कोण शेष भाग पर कोण से डबल होता है। ये डी ओ डे सी 180 डिग्री है, इसका मान 2 गुणा बी डी सी के बराबर है। अब क्यों है? क्योंकि बी ओ डे सी वृत्त 2 का व्यास है, और वृत्त 2 का व्यास है मतलब सीधी रेखा है। सीधी रेखा है तो सीधी रेखा पर कोण कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनेगा। ये 180 डिग्री है तो इस बी सी द्वारा अगर केंद्र पर 180 बन रहा है तो इस पे कितना डिग्री का बनेगा? इसका आधा बनेगा, आधा। इसे ये हम निकाल भी सकते हैं कि कोण बी डी सी बराबर 180 बटा 2, अर्थात कोण बी डी सी का मान आ जाएगा 90 डिग्री। ये दोनों बातें हमने यहाँ पे लिख दी। अब देखिए कोण ए डी बी ये भी 90 डिग्री है, और कोण बी डी सी ये भी 90 डिग्री है। तो ये अगर दोनों 90 डिग्री आ गए, ए डी बी और बी डी ए, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। इसका मतलब ए डी सी कोण है ना अपना, ए डी सी कोण 90 प्लस 90, ये ए डी बी और बी डी सी के बराबर होगा। ए डी बी और बी डी सी के बराबर तो 90 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी सी एक रेखा हुई, क्योंकि संगत आसन कोण 180 डिग्री के होते हैं तो वे रेखीय क्यूब वाले कोण होते हैं, वो एक रेखा को दर्शाते हैं। तो परिणामतः क्या हुआ कि बिंदु ए डी सी है, परिणामतः बिंदु डी जो है, बिंदु डी त्रिभुज की तीसरी भुजा ऐसी परिस्थिति है। इस बात को आप अपनी कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है कि उभयनिष्ठ कर्ण एसी वाले दो समकोण त्रिभुज ए बी सी और ए डी सी है। यानी दो त्रिभुज है, समकोण है, दोनों में एक कर्ण जो है वो उभयनिष्ठ है, कर्ण का मान नाम एसी है, जैसी हमने आकृति बना ली। तो सिद्ध कीजिए कि सी ए डी ये कोण सी बी डी के बराबर है, सी बी और डी के बराबर है। यहां इसको मिलाने से जो कोण बनेगा वो बराबर है। तो अब देखिए इसमें क्या करना पड़ेगा। एक तो हमें रचना करनी पड़ेगी, जो प्रश्न में दिया गया है वैसा डायग्राम तो हमने यहाँ पे बना लिया। कैसा कि त्रिभुज एबीसी और एडीसी समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज हमने बनाए। एबीसी बना लिया ऊपर और एडीसी बना लिया नीचे। दोनों में एसी जो बेनिष्ठ था वो इसमें कोण बी और कोण डी को समकोण रखा, कोण बी और डी को समकोण रखा, क्योंकि इनके सम्मुख भुजाएं क्या होती है? कर्ण होती है, और एसी जो कर्ण है उसको बेनिष्ठ रखा। तो यहाँ पे हमने रचना तो ये डायग्राम तो प्रश्न में जैसी बातें दी गई है उसके माध्यम से कर लिया। अब हमें क्या करना है? बी और डी को मिलाना है। बी तथा डी को मिलाया, बी और डी को हमें यहां से मिलाना है एक रचना के तौर पे। अब हमें सिद्ध क्या करना है?
सिद्ध करना है कि जो कोण आ रहा है ना अपना CAD, कौन सा है CAD, ये वाला कोण बराबर होना चाहिए कोण CBD के, CBD के। ये सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न में दी गई आकृति बनाने के बाद हम देख पा रहे हैं कि ABCD एक चतुर्भुज बन गया। इसको हम अगर हल करने की कोशिश करें, हल करना स्टार्ट करें, तो ABCD एक चतुर्भुज है। अब इस चतुर्भुज में देखो, दो सम्मुख कोणों का योग करके हम उसको चक्रीय चतुर्भुज बता सकते हैं। कैसे? यहाँ ABCD में जैसे मान लो रचना वाली ये लाइन न हो तो ABCD में ये कोण B और कोण D सम्मुख कोण होंगे ना। कोण कौन सा? ABC प्लस कोण ADC, दोनों को जोड़ें बराबर, ये भी 90 डिग्री प्लस ये भी 90 डिग्री। क्यों? कोण B और कोण D को हमने समकोण लिया था। तो अगर ये सम्मुख कोण है, ABC और ADC क्या है? सम्मुख कोण है किसके? चतुर्भुज के। और जब सम्मुख कोणों का योग 180 आ रहा है, ABC प्लस कोण ADC का अगर योग 180 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं, तो चतुर्भुज जो ABCD होगा ना, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि इनके दोनों सम्मुख कोणों का योग, प्रश्न में दी गई बातों के आधार पर सम्मुख कोणों का योग कितना आ रहा है? 180 डिग्री, मतलब सम्मुख कोण संपूरक आ रहे हैं। इसका मतलब ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक ही है, यही है कि अगर सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है या संपर्क होता है तो वो चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। तो यहाँ पे ABCD जो चतुर्भुज बना हमारा, वो एक के साथ चतुर्भुज बन गया, चक्रीय चतुर्भुज बना। चक्रीय चतुर्भुज बना, इसका मतलब ये एक वृत्त पर स्थित है, तो हमने इस पर एक वृत्त बना लिया। अब ये वृत्त बना लेने के बाद चक्रीय चतुर्भुज सिद्ध तो हो ही गया था कि ये चक्रीय चतुर्भुज है। अब वृत्त बना लेने के बाद इस वृत्त का जो व्यास है ना, वो क्या है? AC व्यास है। इसका मध्य बिंदु, इसका केंद्र O होगा। अब इन बातों की हालांकि आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन आपने ये कैसे बनाएंगे वो है कि इसका मध्य बिंदु लेते हुए अगर आप खींचोगे वृत्त, तो ये चारों बिंदु एक वृत्त पर आ जाएंगे। अब देखिए, हम बात करते हैं दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण। दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण, इस वृत्त में अगर CD जीवा द्वारा, CD जीवा कौन सी है इसमें? ये वाली CD जीवा या DC जीवा है? CD जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण, वृत्त की CD जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण। अब किसी भी वृत्त में जीवा द्वारा बने वृत्तखंड, एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये हम पीछे अपने प्रमेय में पढ़ते आ रहे हैं। जैसे हमने 9.8 प्रमेय में पढ़ा था कि एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे इस वृत्त में ये जो ऊपर वाला वृत्तखंड बना है ना, बड़े वाला दीर्घ वृत्तखंड, इस दीर्घ वृत्तखंड में CD जीवा द्वारा बने जो कोण है, तो वो बने कोण क्या होंगे? बराबर होते हैं। CD जीवा द्वारा दीर्घ वृत्तखंड में बने कोण बराबर होंगे, क्योंकि किसी भी वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब जो कोण CAD है, इस जीवा द्वारा, ये देखो CAD, ये इस जीवा द्वारा बना हुआ कोण CAD, इस जीवा द्वारा और कौन सा कोण बन रहा है? CBD कोण बन रहा है, CBD के बराबर होगा। ये इसका उत्तर हो गया, आप सिद्ध हो गया, तो ये आप लिख सकते हो
हेंस प्रूव। इसमें आप अपनी कॉपी में नोट कीजिए, अगर समझ में कम आया तो इसको आप दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट अपना लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, 9वीं का भी लास्ट है और 9.3 का भी लास्ट है। इसमें लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि चक्रीय समांतर चतुर्भुज आयत होता है। ये प्रश्न सिद्ध करने के लिए हमें चतुर्भुजों वाली प्रश्नावली में जो चतुर्भुजों की परिभाषाएं पढ़ी थी वो पता होनी चाहिए। कैसे? सबसे पहला हमें दिया गया क्या है कि चक्रीय चतुर्भुज, तो हमें पता होना चाहिए कि चक्रीय चतुर्भुज वो चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी सम्मुख कोण संपूरक होते हैं, वो चतुर्भुज चक्रीय चतुर्भुज होते हैं। फिर बोला है कि चक्रीय और समांतर है। समांतर चतुर्भुज की खासियत क्या होती है? आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये 3 पहचान होती है समांतर चतुर्भुज की, वो हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो दिया गया है अगर चक्रीय है, इसका मतलब जो कोण ए और सी है आमने सामने की वो बराबर है। समांतर है, इसका मतलब ए और सी दोनों का जोड़ समांतर है, इसका मतलब ए और सी बराबर है। चक्रीय है, इसका मतलब ए और सी का जोड़ क्या है? 180 डिग्री है। अब इसको सिद्ध क्या करना है? आयत, यानी आयत की परिभाषा क्या होती है? आयत की विशेषता में डालना है। तो आयत की विशेषता होती है कि एक ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है या एक कोण समकोण होता है, तो वो अपने आप ही सम्मुख कोण उसका बराबर होता है ना। समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें एक अगर 90 डिग्री का कोण मिल जाए तो उसके सामने वाला कोण भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो एक कोण अगर 90 डिग्री है तो वो आयत कहलाता है। यानी ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो वो आयत होता है। तो यहाँ पे इन 2 विशेषताओं के माध्यम से, कौन कौन सी? चक्रीय चतुर्भुज की विशेषता तथा समांतर चतुर्भुज की विशेषताओं के माध्यम से हम आयत की विशेषताओं के रूप में इस प्रश्न को डाल के ABCD को क्या बता देंगे? आयत बता देंगे। तो देखिए कैसे। अब यहां दिया गया क्या गया है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ABCD में जो कोण DAB है, DAB वो बराबर होगा कोण DCB के, कोण DCB के। क्यों? क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज कौन सा है? ABCD समांतर है, दिया गया है समांतर है। फिर हम लिखेंगे कि कोण, ये 1 नंबर समीकरण लिख दो, कोण DAB है ना, वो कोण और कोण DCB ये दोनों कोण जुड़ के 180 डिग्री के हैं। क्यों है? क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण है। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण तो 180 डिग्री के होते हैं जुड़ के, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये 1 नंबर बात और 2 नंबर बात हमें यहाँ पे लिख ली। अब देखो इसको आगे हम हल करें तो आगे देखिए कि 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर समीकरण से हम 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर समीकरण से यहाँ DAB की जगह DCB भी लिख सकते हैं, यानी कोण DAB है वो कोण DCB, ये दोनों कोण बराबर है ना, तो हम इसकी जगह DAB लिख देंगे। DCB की जगह हम क्या लिख देंगे? DAB लिख देंगे, क्योंकि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम इसको हल कर रहे हैं। ये दोनों कितने हो जाएंगे? 180 डिग्री। यानी DCB की जगह, यानी DCB की जगह हमने क्या लिख दिया? DAB लिख दिया। यहाँ पे हमने ये DAB लिख दिया। तो 2 गुणा कोण DAB और DAB 2 बार जुड़ रहा है तो 2 से गुणा हो जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अब देखिए जो कोण DAB का जो मान आएगा
वो कितना आ जाएगा 180 डिग्री के बटा में 2, यानी कोण DAB का मान आ जाएगा 90 डिग्री। अब हम वो समीकरण जो हमने आयत की परिभाषा पढ़ी थी कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो वो आयत होता है। तो यहाँ एक कोण, इस चतुर्भुज का एक कोण क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, अतः हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज एक आयत है। तो ये आयत की परिभाषा है कि ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसका कोई एक कोण समकोण होता है तो वो आयत होता है। अब देखिए चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज है, ऐसा हमें प्रश्न में दिया गया है। चतुर्भुज ABCD का एक कोण DAB जो कोण है वो समकोण हमने सिद्ध किया है। तो इस परिभाषा के माध्यम से हम लिख सकते हैं कि अतः आयत की परिभाषा से ABCD क्या है, एक आयत है, यानी दिया गया चतुर्भुज क्या है, एक आयत है। ये हो गया अपना उत्तर। इस क्लास को आपने पूरा देखा, 9वीं प्रश्नावली हमने पूरी पढ़ ली है। ये नए सिलेबस NCERT द्वारा जारी 2023 के सिलेबस पर आधारित प्रश्नावली है। आपने इस क्लास को पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, कैसी लगी इसमें सुधार अपने फीडबैक के तौर पे कमेंट कर दीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अन्य भाई बंधु तक अगर आप पहुंचाना चाहते हो, किसी ऐसे बंधु तक जहां ये क्लास उसके लिए उपयोगी है, तो वहां तक इसको शेयर कर दीजिए। थैंक यू।